हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 22 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 23 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 22 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 22 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें लिंक को। दोस्तों, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। इसमें देखिए दोस्तों, हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, जीके के 70 प्रश्न और गणित के दोस्तों 15 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 120 प्रश्न है। इसमें सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल परियोजना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है वो 50% है और 50% ही मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई और कहाँ की गई थी? खेतड़ी झुंझुनू में की गई थी। और कब की गई थी? 1967 में की गई थी। वर्ष 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना है वो खेतड़ी झुंझुनू में की गई थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताइए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ में। कितने? 1600 किलोमीटर की सीमा है वो लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में। राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और सबसे कम सीमा है वो पंजाब से लगती है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, बोराट का पठार अवस्थित है। दोस्तों बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बोराट का पठार है ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक ये स्थित है, यानी कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में दोस्तों गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में ये बोराट का पठार है वो स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 21.3%। 21.3%। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ये 17.7% दे रखा है ना, ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है और राजस्थान की है 21.3%। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थानों का मिलान कीजिए। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थानों का मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए टंगस्टन का दोस्तों उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? दोस्तों टंगस्टन का जो उत्पादन है वो दोस्तों नागौर डेगाना में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैग्नीज का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो लीलवाणी बांसवाड़ा। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन लीलवाणी, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और तांबा का जो उत्पादन है वो दोस्तों खेतड़ी सिंगाना हो जाएगा और सीसा दस्ता का हो जाएगा दोस्तों जावर खान उदयपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है BADC। BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में है। यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये कहां पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर के आकल गांव में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन जैसलमेर। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? बताइए, राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहते हैं?
देखिए नागपुर में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, तो राजस्थान में कहां पर संतरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़ में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ जिले को दोस्तों राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, बताइए मानसून कब लौटता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में मानसून है ये अक्टूबर से दिसंबर माह में दोस्तों ये मानसून लौटने की ऋतु है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, बताइए लूनी नदी कहां पर बहती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, लूनी नदी का जो उद्गम है वो नागपहाड़ अजमेर से होता है, और ये नदी दोस्तों अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, दोस्तों बाड़मेर, जालौर में बहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है, कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर है, ये झीलों की नगरी कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झीलों की नगरी उदयपुर। 12 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। और ये कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं राजस्थान में, 10 हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, गजनेर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गजनेर झील दोस्तों कहां पर है, तो दोस्तों ये बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बीकानेर जिले में। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बताइए जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में सत्य कथनों का अध्ययन कीजिए वह सही कूट की पहचान करें। दोस्तों राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में अपने को सत्य कथन बताना है। यहाँ पर देखिए बस्सी अभ्यारण्य राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य है वो कहां पर है, दोस्तों ये बस्सी अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर जयपुर है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तालछापर अभ्यारण्य चूरू कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल से सत्य कथन है, ठीक है। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, सही। ए नंबर का क्या हो जाएगा, गलत। कूट भाषा के अंदर अपन देखे तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ये पांचना है, ठीक है। पांचना बांध पांचना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। पांचना बांध परियोजना कहां पर है, बताया था मैंने आपको दोस्तों, करौली जिले में यह स्थित है। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नदियों से निर्मित है दोस्तों ये पांचना बांध, जिसमें से नंबर 1 भद्रावती नदी, नंबर 2 अटा नदी, नंबर 3 माची नदी, नंबर 4 बरखेड़ा नदी और नंबर 5 बैसावट नदी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित क्षेत्र तथा उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में सही उल्लेखित युग्मों का चयन कीजिए। निम्नलिखित क्षेत्र तथा उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में सही उल्लेखित युग्मों का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जंगल प्रदेश नहीं है, जांगल प्रदेश है, ठीक है। जांगल प्रदेश बीकानेर व जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग है वो जांगल प्रदेश कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। कुरु कुरु जो
प्रदेश है वो दोस्तों देखिए भरतपुर राज्य का उत्तरी भाग, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों कुरु है वो किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं अलवर राज्य के उत्तरी भाग को कुरु कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना बी नंबर का क्या हो जाएगा, गलत गलत हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर की जगह अलवर आना चाहिए था। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बिल्कुल सही है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। तो इसमें सही युग्म कौन कौन सा है, तो इसमें ए और सी क्या है, सही युग्म है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं और सूची सेकंड में नदियां दे रखी है। सूची फर्स्ट में क्षेत्र और सूची सेकंड में नदियां दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान, दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान है, ये दोस्तों कौन सा मैदान कहलाता है, तो दोस्तों ये बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित मैदान को दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। तो ये बनास बेसिन हो जाएगा इसमें। डांग क्षेत्र, दोस्तों डांग क्षेत्र किसको कहते हैं, चंबल नदी के दक्षिणी हिस्से में जो अनियमित पहाड़ियां हैं उन्हें डांग कहते हैं। तो ये चंबल बेसिन हो जाएगा इसमें। छप्पन का मैदान, दोस्तों छप्पन का मैदान है वो किसको बोलते हैं, तो ये माही नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। तो इसमें माही बेसिन आ जाएगा। और गग्गर का मैदान है दोस्तों, ये गग्गर बेसिन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2-3-1-4, 2-3-1-4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 2-3-1-4। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं, दजिया बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग सेकंड के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक है वो दोस्तों किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो माना जाता है विग्रहराज द्वितीय को प्रथम प्रतापी शासक। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ मत कर देना, विग्रहराज द्वितीय प्रथम प्रतापी शासक है वो माना जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मतीरे राव नामक युद्ध है वो कब हुआ था, दोस्तों मतीरे की राड़ नामक एक युद्ध है, मतीरे की राड़ कर लेने इसको। ठीक है, मतीरे की राड़ नामक युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था, तो ये 1644 ईस्वी में यही युद्ध हुआ था। और ये युद्ध है दोस्तों अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, एक जाखनिया गांव को लेकर ये युद्ध हुआ था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वाधान कहां से प्राप्त हुआ, बताइए राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वाधान कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है कहां से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बालाथल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बालाथल सभ्यता से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये बालाथल सभ्यता, ये उदयपुर में है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी थी, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से स्थान पर शरण दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जग मंदिर में इनको शरण दी थी। जग मंदिर जो पिछोला झील के पास में स्थित है वहां पर इनको शरण दी थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जग मंदिर। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया, तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस किसान आंदोलन में राव अनूप सिंह तथा किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी, तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए
जो ये वाला किसान आंदोलन नहीं था, वो बेंगू किसान आंदोलन था दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताना था। तो ये जो बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है, ये दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में दी थी, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन में नहीं। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यह राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। दोस्तों बिल्कुल सही है, 1897 में ये प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये चला था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित, ठीक है। चौथा नंबर का देख लीजिए, यह किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है, ये दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये दोस्तों 1938 में हुआ था दोस्तों ये, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जमनालाल बजाज। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1938 में हुआ था, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाटा नगर कहते हैं किसे दोस्तों, रेड टोंक को, रेड टोंक को दोस्तों टाटा नगर है वो कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रूट, रूट नहीं, रेड है, ठीक है, रेड टोंक जिले में है दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लोहा उपकरणों और मुद्राओं के कारण दोस्तों इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेड, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है। कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, कांगड़ा कांड है ये दोस्तों बीकानेर रियासत से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बीकानेर रियासत से संबंधित है कांगड़ा कांड। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बीसलपुर नामक नगर व बीसलपुर बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। बीसलपुर नामक नगर व बीसलपुर बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों, विग्रहराज, विग्रहराज है ये, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था और बिसलपुर नामक कस्बा भी बसाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था, ये भी आपको याद रखना है। और चौहानों का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस प्रशस्ति अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को स्वेच्छाओं का नाशक तथा नारायण कहा गया है। किस प्रशस्ति या अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को स्वेच्छाओं का नाशक तथा नारायण कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसको, कौन सी प्रशस्ति में। तो दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को स्वेच्छाओं का नाशक, देखिए स्वेच्छा नहीं, यहाँ पे मलेच्छों का नाशक कर लेना, ठीक है, मलेच्छों, मलेच्छों का नाशक है तथा नारायण कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सी प्रशस्ति में, तो दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को किस लोक देवता का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। महमूद गजनवी से युद्ध दोस्तों किसका हुआ था, तो दोस्तों गोगा जी का युद्ध हुआ था दोस्तों महमूद गजनवी से। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर गोगा जी। 32 नंबर का प्रश्न है, हवा महल की ऊपरी मंजिल का नाम क्या है। दोस्तों हवा महल की ऊपरी मंजिल का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ऊपरी मंजिल का नाम है दोस्तों, बताइए, देखिए 5 मंजिला इमारत है, ठीक है, हवा महल, जिसमें दोस्तों नंबर 1 शरत मंदिर, नंबर 2 रतन मंदिर, नंबर 3 विचित्र मंदिर, नंबर 4 प्रकाश मंदिर और नंबर 5 है दोस्तों हवा मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों हवा मंदिर,
ये सबसे ऊपरी मंजिल का नाम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हवा मंदिर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण गले का आभूषण है? बताइए गले का आभूषण कौन सा है? तो दोस्तों गले का आभूषण आड़ है, चंपाकली है, ठुसरी है, ये तीनों क्या है? ये दोस्तों तीनों है, ये गले के आभूषण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है। वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए, तो वो है नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली है ये दोस्तों वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, नागफणी है। नागफणी क्या है? तो दोस्तों नागफणी एक वाद्य यंत्र है और ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, गवरी लोकनाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन था? बताइए गवरी लोकनाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन होता है? बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रमुख सूत्रधार, तो वो होता है दोस्तों कुड़कुड़िया यंत्र। कुड़कुड़िया यंत्र। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गवरी लोकनाट्य के प्रमुख 5 पात्र होते हैं। एक होता है कुड़कुड़िया जो प्रमुख सूत्रधार होता है, और दूसरा होता है दोस्तों पाट भोपा, नंबर 3 झामटिया, नंबर 4 दोस्तों दो राइया, ठीक है, और नंबर 5 दोस्तों दो राइया होती है इसमें, ठीक है। तो ये दो ये हो गए, तो टोटल 5 हो गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कुड़कुड़िया यंत्र, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुकी बावड़ी किस जिले में स्थित है? त्रिभुकी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर में है दोस्तों ये त्रिमुखी बावड़ी। तो यहाँ पर इसमें त्रिमुखी है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप सही नहीं हुआ है। त्रिमुखी बावड़ी है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो बटनेर दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं, ठीक है, लोहागढ़ है, लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों पूर्वी सीमा का प्रहरी। और दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है, ठीक है, वो है दोस्तों तारागढ़, ठीक है। और पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो दोस्तों जैसलमेर आता है पश्चिमी जिले में, तो सोनारगढ़ हो गया उसका पश्चिमी सीमा का प्रहरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जो युग्म है वो असुमेलित है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ला कहते हैं तो तेजाजी के पुजारी को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है देखिए बादले, नमदे, रमकड़ा उद्योग, खेसे दे रखे हैं। और सूची सेकंड में दोस्तों उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, यानी कि कौन सी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए बादले कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? बादले आप सभी को पता होगा, पानी भरने के बर्तन जो जिंक से बने होते हैं वो होता है बादले, ठीक है, जिसमें पानी है वो काफी समय तक है वो ठंडा रहता है। तो बादले है ये जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। रमकड़ा जो उद्योग है, रमकड़ा उद्योग है वो दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और खेसे है ये दोस्तों ये लेटा गांव, ठीक है, जो ये खेसले हैं ये दोस्तों लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 20 प्रश्न अपन ने राजस्थान भूगोल के पढ़े हैं और 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के पढ़े हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 40 प्रश्न तो ये हो गए 70 में से।
अब अपन 5 प्रश्न है, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 प्रश्न अपन राजस्थान पॉलिटी के अलग से पढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 3। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 3। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विधि के शासन का सार तत्व है भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। विधि के शासन का सार तत्व है भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समानता के अधिकार में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समानता का अधिकार। नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश विधि के समक्ष समानता किस संविधान से उद्गृत है? बताइए, विधि के समक्ष समानता किस संविधान में उद्गृत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों लिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है दोस्तों कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। उसकी आयु कम से कम दोस्तों 35 वर्ष है, वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे 1 और 3 यानी कि ए और सी है, ये कथन है वो सत्य है। अपने को बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें ए और सी कथन है वो सत्य है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में कौन शामिल नहीं होता? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन यहाँ पे प्रदेश का जो राज्यपाल है वो इस समिति में शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 4 में राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मंत्री परिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है? विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है विधानसभा में सबसे पहले प्रस्ताव है वो पारित करना होगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को दोस्तों पंचायत समिति का अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा देता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो दोस्तों अनुच्छेद 164 के अनुसार है दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन से कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है, उत्तर देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य सचिव होता है। राजनीतिक स्तर पर मुख्य सचिव नहीं, मुख्य प्रबंधक होता है दोस्तों। तो ये अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बी नंबर का कथन है वो सत्य है, ए नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने को सत्य कथन बताना था तो केवल बी कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीसा लेड। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीसा लेड। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है दोस्तों ये बड़ा प्रतीत होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे आंतरिक श्रावण किसकी विशेषता है? आंतरिक श्रावण किसकी विशेषता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आंतरिक श्रावण है ये दोस्तों ये जठर यानी कि आमाशय की विशेषता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड मियादी बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड मियादी बुखार किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है जीवाणु के द्वारा ये होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये दूषित भोजन या दूषित पानी से फैलता है दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाएगा? बताइए किस स्थान पर चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झालावाड़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए नवंबर 2024 में किस जिले में हजारों वर्ष पुराने पाषाण के गुफा शैल चित्र मिले हैं? नवंबर 2024 में किस जिले में हजारों वर्ष पुराने पाषाण के गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रतापगढ़। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही प्रतापगढ़, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पुलिस द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? बताइए राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑपरेशन लाडली। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन लाडली। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बताइए 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया गया कहां पर? तो दोस्तों ये किया गया कहां पर? तो दोस्तों ये सांगरिया में किया गया दोस्तों। कहां पर है? संगरिया में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस चित्रकार का चयन राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है? राजस्थान के किस चित्रकार का चयन राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शंकर शर्मा। शंकर शर्मा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शंकर शर्मा का चयन राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 7 के अंदर करंट अफेयर्स के दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स में दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए
इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। बिल्कुल सही बात है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ब्याज पर 3% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन है वो क्या है, सही है। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में शुरू किए गए इनोफेस्ट इंडिया 2024 का विषय से संबंधित है। बताइए, हाल ही में शुरू किए गए इनोफेस्ट इंडिया 2024 का किस विषय से संबंध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कौन से विषय से संबंधित है, संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हाल ही में किस राज्य में भारत भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए तो कहां पर? तो ये असम में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, असम में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्री हिंद। ठीक है, ऑस्ट्री हिंद यानी कि ओस्ट्रा हिंद, ओस्ट्रा हिंद। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न। देखिए, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आप प्रत्येक स्लाइड में किसको सेट कर सकते हैं? आप प्रत्येक स्लाइड में किसको सेट कर सकते हैं? तो दोस्तों डेट एंड टाइम को, स्लाइड संख्या को, फुटर को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक प्रकार के लेबल जो प्रतीक रंग पैटर्न से संबंधित रहते हैं एवं चार्ट की सीरीज के साथ संबंध होते हैं। एक प्रकार के लेबल जो प्रतीक रंग पैटर्न से संबंधित रहते हैं एवं चार्ट की सीरीज के साथ संबंध होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों स्पार्क। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पार्क। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्पार्क नहीं आएगा दोस्तों, इसमें आएगा एक प्रकार के लेबल जो प्रतीक रंग पैटर्न से संबंधित रहते हैं एवं चार्ट की सीरीज के साथ संबंध होते हैं। लीजेंड्स आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, लीजेंड्स ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना लीजेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, एमएस एक्सेल में वॉच विंडो कमांड किस टाइप में होता है? वॉच विंडो कमांड है वो किस टाइप में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फॉर्मूलाज टाइप में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, फॉर्मूलाज टाइप में। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प कहाँ होगा? तो कहाँ पर होगा लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द छाटिए। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द को छाटना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो वो है सौंदर्य, सौंदर्य। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुंदर जो यहाँ पर शब्द है वो है विशेषण और इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है?
बताइए सर्वनाम का भेद है वो कौन सा नहीं है। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, एक पुरुषवाचक, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, एक संबंधवाचक और एक प्रश्नवाचक और एक निजवाचक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिमाणवाचक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आपको कल स्कूल आना है, रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द कौन सा है आपको, तो आपको क्या है दोस्तों, ये आपको है, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का प्रयोग किसमें है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का प्रयोग किसमें है। दोस्तों सीधा सा मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर इसमें तेज विशेषण है और बहुत है वो क्या है प्रविशेषण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, यहां से अपने आप घर जा सकता हूं रेखांकित सर्वनाम कौन से प्रकार का है। देखिए यहाँ पे रेखांकित में अपने आप दे रखा है, अपने आप क्या है, तो दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। तो दोस्तों रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, एक मूल क्रिया विशेषण, एक यौगिक क्रिया विशेषण और एक कारण क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अनुबद्ध क्रिया विशेषण है वो इसका विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है रूप के आधार पर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नौका शब्द का पर्यायवाची है, नौका शब्द का पर्यायवाची है वो क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौका शब्द का पर्यायवाची है वो है दोस्तों तरणी। क्या है दोस्तों, देखिए नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए ये तरणी, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौका का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नाव भी होता है, तरणी भी होता है, जलयान भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये ऊपर वाला जो तरणी है ये दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निशित, निशित है ये दोस्तों, धरती का पर्यायवाची नहीं है, ये रात का पर्यायवाची है। किसका है, रात का। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, रेवती रमन मृसली हलदर आदि शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची शब्द है, देखिए हलदर, हल को कौन धारण करता है, बलराम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बलराम के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, तड़ित शब्द किसका पर्यायवाची है, तड़ित शब्द किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों तड़ित शब्द है ये बिजली का पर्यायवाची है। किसका, बिजली का पर्यायवाची है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिजली का। नेक्स्ट आगे देखिए, उपसर्ग शब्द का विलोम है, उपसर्ग शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग का विलोम हो जाएगा परसर्ग। क्या हो जाएगा, परसर्ग। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें उपचय अपचय बिल्कुल सही है, आरवी भाव तिरोभाव ये भी बिल्कुल सही है, अंतर्भाव बहिर्भाव ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए सजल अजल, सजल अजल, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सजल का सही विलोम है वो क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा। यहाँ पे अजल है वो इसमें गलत दे रखा है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मिथ्या का विलोम शब्द है दोस्तों, मिथ्या का विलोम शब्द है वो है सत्य। क्या है, सत्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आंसू कवि शब्द के लिए वाक्यांश होगा, आंसू कवि शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, वह जो शीघ्र कविता कर देता है, वह जो शीघ्र कविता कर देते हैं उसे दोस्तों आंसू कवि कहते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूर्योदय शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। और इसमें गुण स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, अन्वीक्षा पद में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम है। अन्वीक्षा पद में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम है तो वो क्या है? तो दोस्तों अनु प्लस इक्षा, अनु प्लस इक्षा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आदित्य शब्द में प्रत्यय है। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अदिति प्लस ये, अदिति प्लस ये। तो इसमें ये क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों जुरिडिक्शन का समानार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों अधिकारिता। क्या हो जाएगा? अधिकारिता, यानी कि न्यायिक क्षेत्र अधिकार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संबोधन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संबोधन। अब दोस्तों अपन भाग 10 में इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे विच टेंस फिट्स बैठ, यानी कि इसमें कौन सा टेंस है वो फिट बैठता है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए आई फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग का प्रयोग होगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, स्पॉट द इनकरेक्ट टेंस। बताइए, अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 10 years। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंस 10 years की जगह क्या आएगा? फॉर 10 years आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर के पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट, द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड बाय द मैनेजर, द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड बाय द मैनेजर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्पॉट द इनकरेक्ट पैसिव फॉर्म, स्पॉट द इनकरेक्ट पैसिव फॉर्म। तो इसमें देखिए ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय हिम। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए स्पॉट द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम, स्पॉट द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड आई कैन स्विम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए कैन है वो कुड हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर ही सेड दैट ही कैन स्विम। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कैन स्विम नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चेंज टू इंट्रोगेटिव,
चेंज टू इंट्रोगेटिव। इसमें देखिए दोस्तों, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो इसमें हो जाएगा, देखिए, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम। तो इसमें देखिए द मूवी वाज थ्रिलिंग, द मूवी वाज थ्रिलिंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्हाट ए थ्रिलिंग मूवी इट वाज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। दोस्तों अपने को ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, आई हैव सो ए मूवी लास्ट नाइट, आई हैव सो ए मूवी लास्ट नाइट है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सो सो है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें सीन का प्रयोग होगा। किसका? सीन का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आई हैव सीन ए मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट। तो दोस्तों इसमें देखिए, सी बोट एन यूनिक गिफ्ट यस्टरडे, सी बोट एन यूनिक गिफ्ट यस्टरडे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए यहाँ पर जो एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये इसमें गलत आएगा। ठीक है, ये गलत यूज हुआ है दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या होना चाहिए था? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें यूनिक, यूनिक से पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग है वो इसमें होगा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? एन नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इन आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही इज यूरोपियन सिटीजन। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर है ए यूरोपियन सिटीजन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विच सेंटेंस हैज प्रॉपर यूज ऑफ द सेमीकोलन। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा पार्ट है वो इसमें सही है, जिसमें कोमा उमा बिल्कुल सही लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आई लव टी, कॉफी इज नॉट माई प्रेफरेंस। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें देखिए, द बुक इज द टेबल। तो दोस्तों द बुक इज द टेबल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों ऑन द टेबल आएगा। इसमें क्या जाएगा? ऑन द टेबल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए, हम खेलते हैं, हम खेलते हैं। तो दोस्तों इसका इंग्लिश वाक्य है वो क्या बनेगा? तो इसका इंग्लिश वाक्य बनेगा वी प्ले। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इंग्लिश टर्म ऑफ निविदा। निविदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निविदा को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं? टेंडर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, टेंडर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 1305, 4665 और 6905 में एक 4 अंकों की संख्या n से भाग देने पर शेष समान आता है। संख्या n के अंकों का योग कितना होगा? संख्या n के अंकों का योग है वो कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है। ठीक है, ये 1305, 4665 और 6905। तो दोस्तों 6905 में से अपन क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे कितना? 4665। ठीक है, 4665 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 2240 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अपन 4665 में से माइनस करेंगे 1305। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 3360। और फिर दोस्तों यहाँ पे अपन
4600 सॉरी 6905 में से अपन माइनस करेंगे दोस्तों 1305, ठीक है, कितना आ जाएगा 5600, ठीक है। अब ये जो संख्या आई है 2240, 3360 और 5600 का अपन एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ आप निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा एचसीएफ 1100 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों एचसीएफ आप निकालोगे तो यहाँ पे 10 इंटू 8 इंटू 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो 10, 8 और 14, ठीक है, तो कितना आ गया एचसीएफ, तो दोस्तों ये आ गया 1120। और 1120 में दोस्तों कितनी संख्या है, देखिए 1120 में तो इसको अपन प्लस करेंगे, एन पूछा है, संख्या पूछी है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, तो कितने हो गए 4। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम गुणती से सम संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम गुणती से सम संख्याओं का औसत क्या है, तो दोस्तों n प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इसमें 29 प्लस 1 30 हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके हानि का प्रतिशत है वो दोस्तों अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या, देखिए माना कि विक्रय मूल्य है वो 100 है, हानि प्रतिशत कितना हो गया 20, ठीक है। तो दोस्तों कोई वस्तु है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है 100 रुपए, ठीक है। हानि प्रतिशत है वो दोस्तों विक्रय मूल्य पर 20% है, विक्रय मूल्य पर 20% है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्रम मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रम मूल्य पर अपने को हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 20 बटा 120 इंटू 100, बस इसको काट लीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 12 से दोस्तों देखिए ये 2 से 6 बार कट गया, ये 10 बार कट गया, ये 3 बार, 2 से 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, यानी कि 50/3, 50/3% हानि होगी दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, 306 का 16 सही 2/3% कितना होगा। दोस्तों ये 16 सही 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 50/3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 16×3 48 और 2 50/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 306 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 306/100 इंटू 50/3, ठीक है। तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों देखिए ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है। तो ये कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 153 बार, ठीक है। और ये 3 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 5×3 = 15, यानी कि 5 और 1 51, ठीक है, कितना आ गया 51। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 51। आगे देखिए एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, अजय को 145 अंक प्राप्त हुए, अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, अजय को 145 अंक प्राप्त हुए, अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। दोस्तों सीधा सा है, 145/500 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 145 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक किताब का क्रय मूल्य 200 रुपए है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई 200 का आप 10% और जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा 220, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 848 रुपए ऋण को 9% की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाता है, तो किस्त का मूल्य बताइए। तो दोस्तों किस्त का अपने को क्या करना है, मूल्य बताना है। देखिए कितना है
यहाँ पे किस्त का मूल्य अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 848 रुपए ऋण को 9% की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाता है। तो किस्त का मूल्य अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस्त का मूल्य अपन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 848 इंटू 100 बटे, देखिए यहाँ पर 4 समान वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाता है। 4 समान वार्षिक किस्तों से क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 848 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 424। तो यहाँ पर 424, ठीक है। तो इसे काट लीजिए दोस्तों, ये कितनी बार गया, 2 बार। तो यहाँ पर 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह धनराशि बताओ जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए। बताइए दोस्तों, सीधा सा है। यहाँ पर देखिए चक्रवर्ती ब्याज का पूछा है 10% की दर से। देखिए ऑप्शन उठा के कर लीजिए। जैसे कि मैंने 500 रुपए उठाए, ठीक है, तो 500 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 50 रुपए, ठीक है। इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 550, ठीक है। अब 550 का दोस्तों आप 10% और निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 55। अब आप 550 में 55 जोड़ लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 605। अब अपना मूलधन कितना था, 500, जो कि अपन ने ऑप्शन से उठाया था। ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 50 और 55 कितना हो गया, 105। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तब सुनंदा प्राप्त करेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है, ठीक है। देखिए यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों की अनुपात निकालने ला है। तो यहाँ पर 16 और 12 है, तो ये किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। तो ये 4 अनुपात है दोस्तों, 3 आ गया इन दोनों का अनुपात, ठीक है। तो अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है, सुनंदा का भाग है वो निकालना है, ठीक है। सुनंदा का भाग निकालना है। तो दोस्तों सीधा सा है, सुनंदा का अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। सॉरी, सुनंदा का अनुपात है वो कितना है, देखिए सुनंदा और गिरिजा। तो दोस्तों यहाँ पर सुनंदा का कितना है, 4, और गिरिजा का कितना है, 3। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 2492 बटे 7 इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है। आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए काट लीजिए इसको आप काटोगे तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है। राम श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ, तो मोहन का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। तो मोहन का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15, 18 और 21, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो तीनों में कट गए। तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहे हैं ये, तो 15 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया अनुपात, तो दोस्तों ये 5 आ गया, इसका 6 आ गया और इसका 7 आ गया। तो ये अनुपात आ गए दोस्तों, और अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ, तो मोहन का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। तो मोहन का अनुपात कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 इंटू 7 बटे 18 कर लीजिए, ठीक है। 18 पंजे 90, ठीक है। तो ये 5,000 आ गया दोस्तों। 5,000 इंटू 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 35,000। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे दोस्तों, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे दोस्तों। 10, 12 और 15 का HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए 60 में 10 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। 12 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5।
और 15 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4, यानी कि 6, 5 और 4 कितने होते हैं 15। दोस्तों 15 में सॉरी 60 में 15 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 4 घंटे। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 दिनों बाद 5 आदमी और शामिल हो जाए तो शेष काम को कितने दिनों में यानी कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों वही वाला जो सूत्र है आपने देखा होगा, मैन इंटू डेज, यानी कि M1 D1 बराबर है M2 D2। ठीक है, यही वाला है। तो यहाँ पर कितने आदमी है, मैन, दोस्तों मैन है 10 पहले काम के लिए। ठीक है, तो 10 इंटू 18, ये तो हो गया पहला। दूसरे में देखिए 6 दिनों में 5 आदमी और शामिल हो जाए, 6 दिनों में 5 आदमी और शामिल हो जाए। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 6 इंटू सॉरी 10 इंटू 6 प्लस 15, ठीक है, इंटू D2। तो यहाँ पे अपने को D2 निकालना है। ठीक है, यानी कि दिन निकालने हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों देखिए, ये 10 इंटू 18 कितने हो जाएंगे 180। तो यहाँ पे 180 माइनस दोस्तों देखिए 10 इंटू 60 10 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, तो 180 में से 60 गए तो दोस्तों कितने बचे 120, और 120 में दोस्तों 15 का भाग देना है, कितना जाएगा 8 दिन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 118 से 120 प्रश्न तक अपने को पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है, जिन्हें अलग अलग फल पसंद है। ऐसे विभिन्न गांवों में रहने वाले 5800 ग्रामवासियों का सर्वेक्षण पसंदीदा फल। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सब प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ पे सेब, अमरूद, सीताफल, केला, आम, अंगूर। ठीक है, और ये विभिन्न गांवों में रहने वाले लोग हैं, जिसमें ABCD, ठीक है, 4 गांव है, मतलब एक विभिन्न गांवों में रहने वाले लोग हैं ये। ठीक है, 4 गांवों में इतने इतने प्रतिशत लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए, कुल कितने लोगों को सेब और अंगूर पसंद है, कितने लोगों को सेब और अंगूर पसंद है। तो दोस्तों सेब और अंगूर देखिए, सेब 12% है, अंगूर 11% है। तो 12 और 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों 2300 हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे 23। ठीक है, अब दोस्तों कुल फलों की जो संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों देखिए 5800 कितना है 5800। तो 5800 का दोस्तों आप 23% निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 5800 इंटू 23/100। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 58 इंटू 23 कर लीजिए, 1334 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गांव डी के 20% लोगों का पसंदीदा फल केला है, उसी गांव के 12% लोगों का पसंदीदा फल अमरूद है। उस गांव के कितने लोगों को दूसरे फल पसंद है। तो दोस्तों दूसरे फल कितने पसंद है वो अपने को यहाँ पर बताना। इन दोनों को माइनस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 12 और 20 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 32, और 100 में से 32 गए तो कितने बचे दोस्तों, 100 में से 32 गए तो 68 बचे। ठीक है, तो 68 तो ये हो गया। अब डी डी के अंदर दोस्तों कितने लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25% लोग रह रहे हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 5800 इंटू 25% इंटू 68%। ठीक है, बस इसको निकालना है, 986 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कुल कितने लोगों को सीताफल पसंद है, कुल कितने लोगों को सीताफल पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीताफल 15% पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5800 का आप क्या करोगे 15% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 5800 इंटू 15/100, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये जीरो कट गए, 58 इंटू 15 करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 870। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो प्रश्न करवाए हैं, प्रश्न कैसे लगे, कुछ चेंजेस करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।